अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीना फारूक शेख और पेशावर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है। रिलीफ नहीं मिल सका उनको। जो मखसूस नशिस्तों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने की दरख्वास्त की गई थी इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ, उसको मुस्तरद कर दिया गया है और अदालत ने इस सिलसिले में बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए हैं, आपके सामने वो रखते हैं। अदालत ने कहा कि मखसूस नशिस्तें तभी मिलती हैं जब सियासी जमात ने कोई नशिस्त जो सीट्स हैं जनरल इलेक्शन में वो जीती हों। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट नहीं जीती। कानून में लफ्ज़ सिक्योर आया है, आपने सीट सिक्योर नहीं की। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत से आपने पीटीआई का केस कमज़ोर नहीं किया? ये अदालत ने सवाल भी किया और कहा कि पीटीआई तो फिर भी सियासी जमात थी, आपने एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जिसने कोई सीट ही नहीं जीती। अब ये बहुत अहम और बहुत दिलचस्प रिमार्क्स हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इत्तेहाद के लिए जो इंतखाब किया, क्या वो उसके आड़े आ गया और आगे जाकर वो सियासी हिकमत अमली उसके गले पड़ गई? अब ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि जब इलेक्शंस के बाद जियो न्यूज़ ने इलेक्शंस ट्रांसमिशन की और रऊफ़ हसन साहब जो पीटीआई के उनको लिया, तो रऊफ़ हसन साहब से भी मुमकिन इत्तेहाद के बारे में पूछा गया और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से जो इत्तेहाद है उसका इम्कान अभी इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पर कुछ मसाइल हो सकते हैं। टू बी स्पेसिफिक, उन्होंने कहा कि इत्तेहाद बनाने का इम्कान इसलिए मुस्तरद करते हैं क्योंकि उनके पास ख़वातीन नशिस्तों का कोटा नहीं है। सवाल ये कि अगर तहरीक इंसाफ को इस बात का अंदाज़ा था और इतनी बड़ी लीगल टीम थी जो इन मामलात के ऊपर उनको गाइड कर सकती थी, तो फिर क्या इस सियासी हिकमत अमली ने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया और आज उसका खमियाजा हम इस सूरत में देख रहे हैं कि इत्तेहाद के बावजूद उनको मखसूस नशिस्तों से फ़िलहाल हाथ धोना पड़ गए हैं? तो क्या पीटीआई को अपनी गलत हिकमत अमली का नुकसान उठाना पड़ा है या नहीं? हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन करें मज़हर अब्बास साहब, शहजाद इकबाल साहब, इरशाद भट्टी साहब और महमूद सरफराज साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आप कहिएगा, आप तो गालिबन रऊफ़ हसन साहब से बात भी की और फिर आपका इसके ऊपर क्या तज्जिया है? इतनी बड़ी लीगल टीम होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना कानूनी लिहाज से और ना सियासी एतबार से इसको क्यों प्रीएम्प्ट ना कर सकी? बहुत शुक्रिया अलीना, मुझे नहीं लगता ये पीटीआई की गलत हिकमत अमली का नतीजा है, क्योंकि हमारे सामने एक प्रेसिडेंट मौजूद है और ये पहले भी मैं प्रोग्राम में कह चुका हूँ, एक दफ़ा फिर दोहरा देते हैं कि 2019 में जब फाटा एरियाज़ का मर्जर हो रहा था और खैबर पख्तूनख्वा में बाई इलेक्शंस हुए थे, तो उस वक्त चंद इंडिपेंडेंट थे जिन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा। बाद में उन्होंने बाप पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और उनको एक खातून नशिस्त मिल गई। अब ना बाप पार्टी ने कोई इलेक्शन लड़ा था, ना बाप पार्टी की उस इलेक्शन में कोई नशिस्त थी, यानी कि बिल्कुल हू बहू जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मामला है वैसा ही मामला था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ना वुमेन रिजर्व सीट की लिस्ट दी थी, ना उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई विनिंग मेंबर है। इसी तरह बाप पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में ना उन्होंने कोई रिजर्व लिस्ट दी थी, ना उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, ना कोई नशिस्त जीती थी। तो मेरे ख्याल से तो वो बिल्कुल एक एग्जाम्पलरी केस था और वहां पे सीट दे दी गई थी। इसके अलावा दो जो माहिरीन हैं, एक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंवर इरशाद साहब जो जियो पर आके बता चुके हैं, मेरे भी और उस पर भी उन्होंने बताया था कि अगर कोई पार्टी रजिस्टर्ड होती है इलेक्शन लड़ने के लिए तो उसका कोई सीट जीतना जरूरी नहीं होता। तो उनके मुताबिक भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या कोई ऐसी जमात जो सीट ना जीती हो उसमें शमूलियत इख्तियार करने से जो रिजर्व सीट का मामला है वो मुश्किल में नहीं पड़ता। इसके अलावा अहमद बिलाल महबूब साहब बिल्डार्ट के सरबरा है, हमारे प्रोग्राम में आए थे, उनका भी हूबहू यही नुक्ता नजर था कि अगर आप एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड जमात है तो आप एक सियासी पार्टी हैं, आप इलेक्शन में सीट जीते या ना जीते, इलेक्शन लड़े या ना लड़े, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो कानूनी राय थी पहले और इसके अलावा जो एक ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना फैसला मौजूद है। और इंटरेस्टिंगली जब यही जो बाप पार्टी का मैंने अभी आपको केस बताया, जब वो प्लीड किया था कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में लिखा हुआ है कि ईसीपी ने उनसे कहा कि आप डॉक्यूमेंट्स दे दें, आप ये साबित कर दें, जबकि वो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना फैसला जो है वो उस पर मौजूद है, लेकिन वो शवाहिद मांग रहे थे उनसे क्योंकि वो आर्ग्यू कर रहे थे। तो एक बड़ी अजीब सी बात लगती है। तो मुझे नहीं लगता कि कानूनी कोई गलती है। मेरे ख्याल से जो बाप पार्टी के हवाले से ईसीपी का फैसला था उसके बरक्स ईसीपी ने फैसला दिया है और अब पेशावर हाई कोर्ट ने इसको सस्टेन किया है। अब इसका जब डिटेल्ड वर्जन आएगा, वर्डिक्ट आएगा, तो फिर ही बता सकते हैं कि इसमें और क्या रीजंस। अच्छा महमल, आपकी क्या इसके ऊपर राय है? क्या इलेक्शन से पहले ये फैसला हो जाना चाहिए था कि किस जमात के साथ करना है, किस जमात के साथ नहीं करना? कि सियासी हिकमत अमली थोड़ी सी कमज़ोर रही
या बिल्कुल मुख्तलिफ राय है आपकी? देखिए लीना, एक तो ये जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई वो फेल होगी, हमने ये तो देख ही लिया है। मतलब उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। यहाँ पर बैठकर हमने पहले भी बात की हुई है कि ये सीटों की इनको गुंजाइश निकाल लेनी चाहिए थी। और बाप का, जिस तरह भी शहजाद ने भी बात बताई, बाप का एक प्रेसिडेंट था, हम उसी की बात करते थे। लेकिन एक और चीज भी मैं इसमें जरूर ये कहती रहूं कि एक तरह एक और मसला भी है, वो ये है कि शायद पीटीआई को कहीं ना कहीं एक लाडलेपन की भी आदत हो गई है। उनको हमेशा से जो है वो आपने देखा होगा कि अब कि वो चीजें जो है पूरी नहीं करते, लेकिन ये कि फिर भी वो चाहते हैं कि चीजें उनके हक में भी आए। आपको शायद वो बनी गाला का एक केस होगा जो आपको याद होगा, जो साकिब निसार के कोर्ट के अंदर था। वो जिस तरीके से उसके अंदर बार बार स्टेटमेंट्स तब्दील की गई, कोर्ट के अंदर भी जवाब भी बाद में वापस ले, इस तरह की बहुत सारी चीजें, फिर भी सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट मिल गया। तो एक वो भी शायद इनको है। अब जिस तरीके से हम तो यहाँ पर देखे, हम जैसे लोग तो फिर भी कहते हैं कि इनको गुंजाइश मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल बाप का एक प्रेसिडेंट है, इनको ये चीज देनी चाहिए थी। और जब हम बैट सिंबल की भी बात करते हैं तब भी हम ये कहते हैं कि क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो ट्रम्प करते हैं हर चीज को, तो इनसे बैट का सिंबल भी इनको मिलना चाहिए था। लेकिन साथ साथ जो दूसरी तरफ से एक आर्गुमेंट ये भी आता है कि देखिए, इन्होंने इलेक्शन तो कराए नहीं, अपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने थे, इनको इतने ज्यादा मौके फराहम किए गए थे, लेकिन इन्होंने नहीं कराया। इनको टाइम दिया गया कि और कहा भी गया, वार्निंग भी दी गई साथ के सिंबल ले लेंगे, तो आप करा लेते, जैसे तैसे भी करा लेते, लेकिन एटलीस्ट कोई जिसकी रसीदें हों, जिसकी वो चीज हो। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि हमने तब भी ये सही बात आर्ग्यू की कि फंडामेंटल राइट्स है वो ट्रम्प करते हैं। अभी भी ये बात बिल्कुल शहजाद सही कह रहे हैं कि एक बाप का प्रेसिडेंट है तो आपको ईसीपी को उस प्रेसिडेंट को सामने लाना चाहिए था। लेकिन फिर ये भी एक आर्गुमेंट देते हैं कि जी बाप को जो फेवर एक मिला था वो इसलिए था क्योंकि वो एक बाप की राइट साइड के ऊपर थे। ये जो यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक नुकसान जो होता है वो ये भी है, यहाँ पर एक है हमारी अनफॉर्चुनेटली कि हाँ, एक रॉन्ग साइड पे पॉलिटिकल पार्टी होकर अगर वो समझते हैं कि उनको भी वही फेवर मिलेंगे जिस तरह के अगर बाप को मिले थे या इस तरह की चीज, तो वो नहीं। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी अलीना कि देखिए, पेशावर हाई कोर्ट ने वैसे तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पीटीआई को अनप्रेसिडेंटेड रिलीफ दिया है इस केस के अलावा अगर आप देख ले तो। खैर, मेरे ख्याल में जो असल चीज है कि जो हम तो फिर भी वही बात करेंगे कि जी सिंबल भी नहीं लेना चाहिए था वापस, और ये रिजर्व सीट्स भी किसी ना किसी तरीके से इनको दे देनी चाहिए थी, गुंजाइश निकाल लेनी चाहिए थी। प्रेसिडेंट को देख लेते, किसी और चीज को दे देते। अनफॉर्चुनेटली लग ये रहा है कि पीटीआई को शायद वो एक लाडलेपन की भी आदत है, और उनको ये है कि हम बेशक कोई चीज प्रॉपर पूरी करें ना करें, उनको पता भी हो कि हमारी ये स्ट्रेटजी शायद ना चल सके। उनको पता था कि जिस तरह ये शहजाद की से बात करते हुए राउत साहब ने जो MWM की बात की थी कि उन्होंने लिस्ट नहीं जमा कराई और ये वाली चीजें हो सकती हैं, मसाइल हो सकते हैं, तो शायद ये चीजें उनको मालूम होने के बावजूद दे थॉट के शायद कहीं ना कहीं गुंजाइश निकल आए इन प्रेसिडेंट्स की वजह से या चीजों की वजह से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ नहीं। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, आपका क्या तज्जिया है? चले पहले आप बता दें, सवाल का जवाब दें, फिर कुछ कयास आराइयाँ हो रही थी उसके ऊपर भी मैं आपसे चाहूंगी आपके जराए क्या कहते हैं पूछूं। मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन में तो मिसाल दी और वो शहजाद साहब आपको बचा चुके। पेशावर हाई कोर्ट में भी तज़किरा हुआ। अच्छा। अली ज़फ़र साहब ने इसका तज़किरा किया और मिसाल दी, और बल्कि इस तरह दी कि उन्होंने कहा कि अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हमारे पास एक मिसाल मौजूद है कि बाप पार्टी को सीटें मिली थीं, उन्होंने देर से फहरिस्त दी थी, जिस पर जज साहब ने 5 जजों में से एक जज साहब ने फरमाया वो तो बाप है, बाप का हक ज़्यादा होता है, इसलिए उनको नशिस्तें मिल गई। इस पर अदालत में कह के लगे, और फिर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हमें बच्चा समझ के सीटें दे दें। हम अच्छा। अगर वो बाप था तो हम भी तो बच्चे हैं, हमें बच्चा समझ के सीटें दे दें। तो मैडम शेख, बात यह है कि 78 मखसूस नशिस्तें हैं और हक तरीके इंसाफ का है और मिल रहा है बाकी पार्टियों को। यही सारी आपकी डेमोक्रेसी, आपकी वोट की इज़्ज़त, आपका आइन, आपका कानून, अगर ये रास्ता मौजूद नहीं है तो बाइसे शर्म है कि हक किसका है, मिल किसको रहा है। मैं कोई वकील नहीं हूँ, कोई जज नहीं हूँ, कोई अदालत नहीं हूँ, लेकिन आप एक सीधा साधा 78 मखसूस नशिस्तें, और ये नशिस्तें जब दूसरी पार्टियों को मिली हैं तो उनको 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है, और ऐसी मिली हैं कि जिन्होंने एक सीट जीती है उनको भी एक सीट मिल गई है मखसूस नशिस्तें। तो ये कहाँ का इलेक्शन है, कहाँ का इलेक्शन कमीशन है, कहाँ का आइन है, कहाँ का शेड्यूल है, क्या चक्कर चल रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात है कि आज पेशावर हाई कोर्ट में भी तज़किरा हुआ कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि लिस्ट कब देनी है, और दूसरी लिस्ट पर कोई पाबंदी नहीं
कि आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और कहीं नहीं लिखा कि आप लिस्ट दोबारा नहीं दे सकते। मैडम शेख, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो एक सियासी जमात है, इसके पास इंतखाबी सिंबल है, इसने फहरिस्त लेट दी और इसकी एग्जाम्पल मौजूद है, पहले भी दी। इसने कोई सीट नहीं जीती। अब ये होना ये था कि सुन्नी इलेक्शन आजकल फैसले इस तरह के, चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पहले सीन आता है, नून नहीं आता। नून पहले आ जाता तो हो सकता है फिर इसको सीटें मिल जाती, चूंकि सीन पहले आता है लिहाजा इसको सीटें नहीं मिलेंगी। ये कोई करने वाली बात है? ये फैसला भी वैसे ही है मैडम शेख, एन इलेक्शन से पहले बल्ला छीन लिया, इलेक्शन एक्ट भारी पड़ा आईने पाकिस्तान पर, और 14 वो रुकन तरीके इंसाफ के जिन्होंने काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ना, वो भारी पड़े करोड़ों वोटर्स पर। बिल्कुल ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ने ये इनकी फहरिस्त सीटें दूसरों को बांट कर, यानी दूसरों को बांट कर इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल एक ऐसा फैसला किया जो गैर आईनी भी था, गैर कानूनी भी था, गैर इखलाकी भी था, जानबदाराना भी था, मुतसबाना भी था, मुतनाज़े भी था। अब मैडम शेख पॉइंट ज़रा आखिरी पॉइंट पे आ रहा हूँ, ज़रा कितना बारीक सा पॉइंट है, बारीक सा नुक्ता है, पुलसराती पॉइंट है कि क्योंकि हाउस को, पार्लियामेंट हाउस को या कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों को खाली नहीं रखा जा सकता, इसलिए इरशाद भट्टी का हक शहजाद साहब को दे दो ताकि वो उन सारों को समेट समाट के कौमी असम्बली में जाके बैठ जाएं। भाई इसी नुक्ते पे तरीके इंसाफ को दे देते कि आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उसने एक फॉर्मेलिटी या एक रूल्स के मुताबिक पूरा नहीं हुआ, लेकिन चूंकि हाउस को खाली नहीं रखा जा सकता, इनका हक बनता है, इसलिए हम दे सकते हैं इनको दे दिए जाएं। चूंकि इलेक्शन सर पर है, बल्ले के बगैर इस तरीके इंसाफ कैसे इलेक्शन में जाएगी, लिहाजा तरीके इंसाफ को बल्ला दे दो, इलेक्शन बाद में पार्टी में करा दें। ना वहां हुआ ना यहां हुआ, बाकी आप जैसे कहानियां सुनाते रहे, फुल स्टॉप कहां लगा दें, कॉमा कहां लगा दें, जिधर जी चाहता है लगा दें, जो करना है कर दें, जो कुछ हो चुका है उसके बाद आप दरमियान में जमहूरियत क्यों ले आए, मुझे ये थोड़ा सा समझाइएगा। आप खुद ही आपने कहा बाप का सारा मसला, तो बाप जब बेटे से नाराज उसने घर से निकाल दिया, बाकी सारे भाई क्या करें, जमहूरी भाई कैसे पकड़ के वापस लेके आए घर में? मैडम शेख, इशू ये नहीं है कि बाप ने किस बेटे को निकाल दिया, मुझे तो ज्यादा इशू ये है कि बाप का एक नाफरमादार बेटा फिर से गोद में चढ़ के बैठ गया है। दुख, मुझे तकलीफ जो है वो ये है अच्छा कि जो नाफरमा बरदार बेटा था, जो गिरबान फाड़ता रहा बाप का हर दौर में, अब फिर वो और उससे ज्यादा दुख ये बात ये कि जो घर से जो इस बेटे को निकाला है, जो दूसरा बेटा है वो उसका कहता है कि अब्बा उसका भी हक मुझे दे दो, उसके कमरा भी मुझे दे दो, उसके बेड भी मुझे दे दो, उसके कपड़े भी मुझे दे दो। फिर अब्बा से पूछे ना, इशू ये है। अब्बा से नहीं पूछे फिर? नहीं मैडम शेख, अब बात ये है कि एक 70, 72, 75 साल पे पहुंचा हुआ बेटा, वो भी बाप ही है, वो भी अब इस वक्त कौम का बाप बनने ही आया था, और वो भी बाप ही है एक तरह से। उसको भी सोचना चाहिए कि छोटे भाई का क्या ख्याल रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या शहजाद को जो हक दिया था ना अपना, वो अब हक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद प्लीज मुख्तसर रखिएगा। जी मैंने बड़ा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि अगर वो कहते हैं कि आइन में या ईसीपी के रूल्स में ये नहीं लिखा हुआ कि आप एक नई फहरिस्त जमा करवा सकते हैं डेडलाइन खत्म होने के बाद, आप एक्सटेंड जरूर कर सकते हैं जैसे कि दूसरी पार्टी से भी करें, लेकिन नई लिस्ट जमा नहीं करवा सकते। तो आइन में ये कहां लिखा हुआ है कि अगर इस तरह का कोई मामला हो तो जो पॉलिटिकल पार्टीज जीत के आई हैं उनको उनके कोटा से ज्यादा रिजर्व सीट मिलेंगी? ये भी आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो ये तो बिल्कुल वही फैसला दिया ईसीपी ने कि दे हैव रीरिटन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कैसे हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक जमात के पास 7 सीटें हैं लेकिन रिजर्व सीट उनको 8 मिली हुई हैं? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है पीपल्स पार्टी नून लीग को वो नशिस्तें मिल गई जो उनके कोटा से ज्यादा है? आइन में तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ। तो या तो अगर आपने बिल्कुल ही फुली इंप्लीमेंट करना था आइन को तो ये सीटें खाली रहती, लेकिन आप कह रहे नहीं खाली नहीं रख सकते, लिहाजा जो पार्टीज जीती है उन्हीं में बांट देंगे। इससे मुताल्लिक क्या कोई पेशावर हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन फैसले में दी है या नहीं दी है, ये आई थिंक तहरीरी फैसले का वेट कर लेते हैं, फिर हम मैंने कहा जब वो सेफली कैसे जब वो आया था पिछला फैसला तो उसके अंदर एक ने यही बात, जो डिसेंटिंग थे जो नहीं, बिल्कुल उन्होंने यही कहा था आप इस तरह से नहीं बांट सकते। यही बात की थी। किस कानून के तहत बांटी है? कोटा का तो दिया हुआ है ना, एक फॉर्मूला तय है कि एक पार्लियामेंट की, एक असेंबली की इतनी रिजर्व सीट्स हैं, आप जितनी जीतेंगे उसके मुताबिक मिलेंगी। उससे ज्यादा कैसे दे सकते हैं आप किसी को?
अच्छा, आप ये आगे मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर कुछ रिलीफ मिल सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को? और ऑफ कोर्स हमारा बुनियादी सवाल, क्या बाकी तीनों तज्जियाकारों की राय से आप इत्तेफाक करते हैं या आपकी अलग राय? नहीं, मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ से सियासी गलती हुई है। देखिए, सीधी सी बात है, अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसका सरबराह ही अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन ना लड़ा हो, यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सदर थे वो खुद ये कह रहे हैं कि मैं पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ा हूं, तो मेरा ख्याल में मुझे नहीं समझ में आया कि तहरीक इंसाफ की जमात इस्लामी से मामलात क्यों नहीं तय हुए। ऑब्वियसली एक बहुत ही सीधी सी बात थी कि जो पार्टी पार्लियामेंट में हो और जिसका कोई बराह रास्त आपसे क्लैश भी नहीं बनता हो, सीधी सी नेचुरल वो था उनका जमात इस्लामी के साथ, क्योंकि माजी में 2008 में वो इत्तेहादी भी रहे हैं, कोलिशन गवर्नमेंट रही है। उसमें जो मसला मुझे वो हुआ कराची में भी, उनका यहाँ ऑलमोस्ट एक तरीके से इत्तेहाद बनते बनते रह गया था जब बल्दियाती इलेक्शन में। अदरवाइज तो बहुत नेचुरल था और मेरा ख्याल है कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आती ही नहीं। लेकिन असल मसला जो है, जो शायद हम सब शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो मसला बाप के बाप का है। जब बाप के बाप नाराज हो जाएं तो फिर बाप क्या कर सकता है और बच्चा क्या कर सकता है। और वो सारे आप देखें, हम पांचों जो हैं, हम में से कोई भी इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि जी सुप्रीम कोर्ट में भी 3 रुकनी बेंच है, उसने एक फैसला दिया। पेशावर हाई कोर्ट की 5 रुकनी लार्जर बेंच का यूनानिमस फैसला है। तो कोई तो चीजें होंगी ना लीगली, आप हम में से कोई उस चीज को, हम एक पॉलिटिकल डिबेट तो कर सकते हैं, लेकिन लीगली अब क्या पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच को सुप्रीम कोर्ट अंडू कर सकती है? मैं नहीं कह सकता, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट जब बैठेगी तो उसके बाद होगा। लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है उसमें मुझे रिलीफ का इम्कान कम से कम नजर आता है। हाँ, ये बात असूली तौर पे बिल्कुल ठीक है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी मुझे हार्श डिसीजन लगता था इलेक्शन सिंबल का। आप कंडीशनल कर देते, आप कहते कि जी आप 15 दिन के अंदर इलेक्शन करा दें, लेकिन आप इलेक्शन सिंबल के साथ इलेक्शन में जा सकते हैं। बिल्कुल जाना चाहिए था, बिल्कुल ये होता। तो हार्श डिसीजंस नजर आ रहे हैं हर जगह। इलेक्शन कमीशन ले लें, आप अदालतों में ले लें, तो मेरे ख्याल में बहुत रिलीफ उनको मिल सकता था। लेकिन पॉलिटिकली अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ को ये जरूर देखना चाहिए था कि जब वो किसी पार्टी का इंतखाब कर रहे हैं तो उसकी पार्टी की प्रेजेंस नहीं है भाई असेंबली में। जिनकी प्रेजेंस है और जिनके साथ जिनकी एक नो हाउ, एक से किसी ना किसी हवाले से, चाहे उनके चंद अराकीन भी हों, वो इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है उनका बहुत ही नेचुरल अलायंस बनता था जमात इस्लामी। के मसले पे भट्टी साहब शायद जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है अलीना, जी एक सेकंड महमल, भट्टी साहब को जवाब देके आ रही हूं मैं। ये मजहर साहब ठीक कह रहे हैं। ये MW वो जो मुत्तहिदा मजलिस वादत इस्लामी, वो मुस्लिमीन, वो जमात इस्लामी, और तीसरे नंबर पे थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। तो जमात इस्लामी से बातचीत शुरू हुई। जमात इस्लामी एक तो चाहती थी कि ना सिर्फ तहरीक इंसाफ KP में चाहती थी, जमात इस्लामी चाहती थी KP में भी हो, मरकज़ में भी हो, पंजाब में भी हो, और यानी आप पूरे पाकिस्तान में हमारे साथ इत्तेहाद करें। एक पहला ये इख्तलाफी नुक्ता आया। दूसरा इख्तलाफी नुक्ता ये आया कि वो कुछ सीटें जैसे इत्तेहाद करने के बदले में कुछ ज़्यादा मांग रहे थे, जो तहरीक इंसाफ वाले कह रहे थे कि हमें काबिल कबूल नहीं है कि ये भी दे, सेनेट में हो जाए, कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों में हो जाए, KP में हो जाए, पंजाब में। तो वो मुतालबात ऐसे थे। और तीसरा जो पॉइंट ये था कि जो पार्टी तहरीक इंसाफ है उसके अंदर डिवीजन थी। कुछ लोग जो KP के वो नहीं उसके साथ जाना चाह रहे थे जमात इस्लामी के साथ, और ज़्यादातर वो वादतुल मुस्लिमीन के साथ थे, और ये एंड पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आ गया। और ये एक पे दर पे, मैडम शेख आप देखते जाए ना कि वो एक नज़रियाती आई तहरीक इंसाफ, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, इलेक्शन, ऐसे नीचे ऊपर हालात चलते गए कि इन बेचारों के पास ऑप्शन जो बचता गया बस वही था कि जी मैडम शेख उनकी वो नंबर 1 पे वही थी जमात इस्लामी और वहदतुल मुस्लिमीन वाला, वो नंबर 2 पे ये था। लेकिन जब उन्होंने सारा कुछ बताया, मुतालबात रखे, तो फिर उन्होंने कहा कि आप ठीक है इसके साथ कर लें।
अच्छा सुनिए, और क्या इन KSRIO में कुछ सच्चाई है? कहा जा रहा था कि इलेक्शन से पहले कह रहे थे वो कर लो, लेकिन फिर इलेक्शंस के बाद का वेट किया गया सारा कुछ। हाँ, लेकिन एक मजे की बात ये है कि सारे जो इनके लॉयर्स थे वो सारे होपफुल थे और उन्होंने कहा था कि बल्ला भी नहीं हमसे लिया जाएगा और ये तो हमने पक्का काम किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला, बट वो हो ना सका। महमल प्लीज मुख्तसर रखिएगा। अलीना जी देखिए सर, दो छोटी छोटी बातें। एक तो पहली चीज, हम यहाँ वैसे ही क्योंकि जारी होता है एक सियासी बात भी हो रही है, तो हम यहाँ पर हमेशा ये बात करते हैं कि जब कोई आउट ऑफ फेवर हो, या आइडियल सिचुएशन की तो बात नहीं हो रही होती ना, जब कोई आउट ऑफ फेवर होता है तो दे हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, दे हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। इसीलिए जो मैंने पहले भी बात की कि अगर इलेक्शन वो बेशक किसी भी तरीके से अगर करा देते, बाद में तो पता चला हुए ही नहीं ना, और अगर वो कोई भी चीज करा देते जैसे तैसे जिस तरह बाकी पार्टीज भी कराती है, तो वो एक थोड़ा सा बेहतर होता है। दूसरा, यहाँ पर वाकई स्ट्रैटेजी में जिस तरह अगर जमात इस्लामी की बात हो रही है, भट्टी साहब कह रहे हैं जी कि वो उनको सीटें ज्यादा चाहिए, लेकिन अब मखसूस नशिस्तें मिली ही नहीं, तो क्या इन हाइंडसाइट उनको ये चीजें सोचनी चाहिए थी कि नहीं। एक और चीज, जो पीटीआई के अपने ग्रुप्स अगर आप देखें, अपने लोग जो उनके कह रहे हैं, और वो आ रहा है कि पीटीआई की अपने वुकला की टीम से भी लोग खुश नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि पीटीआई की वुकला की टीम जो है उन्होंने प्रॉपरली केस ही नहीं फाइल किया। ये अगर आप देख ले, ये इनके अपने ग्रुप्स भी या इनके अपने लोगों की बातें या सोशल मीडिया पे भी अगर उठा के देख ले, तो उनको लगता है कि एक नॉन सीरियसनेस है। और ये चीज मैंने आपको बहुत पहले अलीना बताई थी कि एक ये पार्टी के अंदर ये व्यू है कि ये जो वुकला ने टेक ओवर कर लिया है, तो वो अपनी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज ठीक है खराब कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, कहीं बैठ कुछ हो रहे हैं, क्या ये राय है, तो ये ठीक है जी, हमें सोचना है। ओके जी, महमल और मज़हर साहब जो हैं वो समझते हैं कि सियासी गलती का नुकसान उठाना पड़ा है, सियासी हिकमत अमली में थोड़ा सा मसला रह गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमी रह गई, जिसकी वजह से हालात मजीद उनके लिए अनफेवरेबल होते चले गए। लेकिन भट्टी साहब और शहजाद इकबाल साहब इससे अग्री नहीं करते। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दूसरे सवाल से वेलकम बैक। शहबाज शरीफ पर तनकीद करने वाले, यहाँ तक कि उनकी हल्फबर्दारी में शिरकत न करने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कल मुलाकात की वज़ीर आज़म से, और फिर उसके बाद ये कहा कि यकीन दिलाया गया है कि तमाम तर मामलात पर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा साथ चलेंगे और शहबाज धोखा नहीं देगा। इसके ऊपर तनकीद भी हो रही थी, लेकिन इसको एक खुशाइंद स्टेप के तौर पर भी देखा जा रहा था कि अब सूबा और वफाक मिलकर आगे चलेंगे और कन्फ्रंटेशन ज़रा कम होगी। लेकिन फिर आज असद कैसर साहब ने ऐलान किया पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद कि मुज़ाहमत की सियासत करेंगे, इसके ऊपर मजबूर किया जा रहा है इस तरह के फैसले देकर। तो क्या तमाम तर मामलात के चलते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाहमती सियासत फ़ायदेमंद होगी या नुकसानदेह? तजियाकारों से यही पूछते। महमल, क्या राय है आपकी? देखिए अलीमा, वैसे तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मज़ाहमती, जो असद कैसर साहब कह रहे हैं, मज़ाहमती से ये वापस कब आए थे? मतलब अभी तक तो हमने जो देखा है इनका मज़ाहमती सियासत ही रही है, एक डिसरप्शन की इनकी सियासत रही है। और डिसरप्शन की सियासत जो है वो वैसे तो एक एसेट एज लॉन्ग एज वो तब तक होती है जब तक आपके साथ, जैसे हमने पिछले सवाल में भी कहा कि बाप का बाप आपके साथ हो ना, तब तक तो वो एक मज़ाहमती सियासत एसेट बन सकती है। लेकिन जब आप आउट ऑफ फेवर हो जाए तो फिर ये मज़ाहमती सियासत वैसे भी, मेरे तो ख्याल में खैर वैसे भी, लेकिन जब आप आउट ऑफ फेवर खासतौर पर हो जाए तब भी आपके लिए नुकसानदेह होती है। हम तो यहाँ पर बहुत दफ़ा लीना ये बात कर चुके हैं कि एक्चुअली हमेशा आपको डायलॉग के थ्रू, खासतौर पे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ आपको बात करके जो है वो कुछ ना कुछ मामला तय करना चाहिए। और इसमें मैं एक्चुअली गंडापुर साहब की जो कल की मुलाकात है उसकी मैं तारीफ करना चाहूंगी, बहुत अच्छा स्टेप था। क्योंकि देखिए, जब बाहर रहकर, बाहर बैठकर बात करना आसान होता है कि मुज़ाहमत करेंगे, हम ये चीज करेंगे, इससे जब आप सिस्टम में आते हैं, जब आपकी हुकूमत बनी, अब वो चीफ मिनिस्टर है एक सूबे के और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है, तो उनको भी मालूम है कि मैं फेडरल गवर्नमेंट को साथ लेकर चलूंगा तो फिर आगे मामला बढ़ सकते। तो ये अच्छी पेशरफ्त है। और अच्छा, तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी ये दो राय पाई जा रही है, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या हिकमत अमली बेहतर है। मज़हर साहब, आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे तो एक लगता है कि असद कैसर साहब अली अमीन गंडापुर को नाकाम बनाना चाहते हैं। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब ने भी जो कुछ अरसे पहले बयान दिया था, यानी चंद दिन पहले ही, शहबाज, हम इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस ले लेते हैं कि ये रियलाइज ही नहीं करते कि कल आपने मुलाकात करनी होती है। आज आप कह रहे हैं कि मैं शहबाज शरीफ से कभी भी नहीं, क्यों मिलूं, इस तरह की बात करें, और नेक्स्ट डे जाके मिल लेते हैं। तो जाहिर है आपका जो पार्टी का वर्कर है वो ये सवाल करेगा कि भाई कल तक तो आप ये कह रहे थे कि मुंतखब नहीं है। असल में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पोजीशंस और होती हैं, पार्टी टू पार्टी पोजीशंस और होती हैं। जो आप पार्टी एक दूसरे के खिलाफ बयानात देती रहती हैं पार्टी लीडर, लेकिन जब चीफ मिनिस्टर हैं आप, या प्राइम मिनिस्टर हैं, या मिनिस्टर्स हैं,
तो आपने तो मिलना ही है यार। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसे आगे बढ़ेगी अगर फेडरल गवर्नमेंट के साथ उसके ताल्लुकात चीज नहीं होंगे। हमने माजी में देखा बेनजीर और नवाज शरीफ साहब के दरमियान यही तो मसला रहता था कि प्राइम मिनिस्टर एक को अपॉइंट करते थे, चीफ मिनिस्टर उसे कबूल नहीं करता था। तो मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर साहब ने बिल्कुल ठीक किया, वो गए। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया है ना। उन्होंने कोई पॉलिटिकल इश्यूज तो नहीं डिस्कस किए, उन्होंने डिस्कस किया एनएफसी डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के इतनी प्रोविंस को इतनी जो है, तो आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ को इसी वेवलेंथ पे, टोन पे चलना चाहिए या फिर मज़ाहमती सियासत ज्यादा बेहतर होगी उसके लिए मौजूदा हालात में? नहीं अली ना, दोनों चीजें अलग होती हैं। देखिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अगर आपने बनानी है, मज़ाहमती भी स्ट्रेटजी होती है। आपको याद है माजी में तहरीक इंसाफ ने एकदम जज्बाती फैसला कर लिया था गिरफ्तारियों का, 2 दिन नहीं चल सका वो, इसलिए कि कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, सिर्फ एक ऐलान कर दिया। भाई गिरफ्तारियों देने की जब होती है तो उसकी पूरी स्ट्रैटेजी होती है कि आज इतने लोग गिरफ्तार देंगे। यानी अगर मज़ाहमत करनी भी होगी तो पूरी स्ट्रैटेजी बना के, पूरा प्लान बना के फिर करें। मज़ाहमत लफ्ज बहुत आसान है कहना, मज़ाहमती सियासत बड़ी मुख्तलिफ होती है, उसकी स्ट्रैटेजी होती है जो नहीं नजर आती तहरीक। मुझे लग रहा है तहरीक इंसाफ डे टू डे बेसिस पर चल रही है, कोई पॉलिटिकल पर स्ट्रैटेजी के साथ नहीं चल रही। असेंबली के अंदर कोई, अच्छा फिर दूसरे ग्रुप शेर अफजल मरवत एक लाइन चला रहे हैं, बैरिस्टर गौहर दूसरी लाइन चला रहे हैं, असद कैसर तीसरी लाइन चला रहे हैं, अली अमीन गंडापुर चौथी लाइन से। तो कोई स्ट्रैटेजी तो, कोई जॉइंट स्ट्रैटेजी तो नजर आए। ये मैं ब्रेक के बाद ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो हो रहा है ये वाकई में कंफ्यूजन है या अटर केओस है, या वाकई बाय डिजाइन हो रहा है कि सब फ्रंट्स को कवर किया जा रहा है, हर कोई अपने तरीके से इस जंग में जो कर सकता है वो कर रहा है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मजीद डिस्कस करेंगे। असद कैसर का मज़ाहमती सियासत करने का ऐलान, भट्टी साहब फायदा होगा तहरीक इंसाफ को या नुकसान? मैडम शेख, एक तो बड़ी मज़े की बात यह है कि तहरीक इंसाफ का इजलास हुआ जिसमें ये तय किया गया कि क्या अली अमीन गंडापुर को मिलने जाना चाहिए कि नहीं। उसमें अक्सरियत जब पूरे एक जज्बाती इमोशनल और एक टीपू सुल्तान वाली तकरीरें हो चुकी तो कुछ लोगों ने उसने मुझे कहा कि आप मेरा नाम ना लीजिएगा, खैर उसने एक उठाया सवाल कि ये बताइए कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं या हम अगर नहीं करेंगे तो इस लड़ाई का बेनिफिशरी कौन होगा। 80% ने कहा मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, मतलब इत्तेहाद जो शहबाज हुकूमत है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप बेनिफिशरी वो है तो फिर हम क्यों ऐसा काम करें। और उसके बाद अब दूसरा पॉइंट जो आपने कहा कि तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप हैं बिल्कुल हैं, उनके तरीक़ाकार पे इमरान खान के कुर्बत, इमरान खान का असल दावेदार या असल नुमाइंदा और फेम और मशहूर होना और सोशल मीडिया और मीडिया का शहज़ादा कहलाना, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन अंदर से शक और शकूक भी हैं, एक दूसरे पर नज़र भी रखी हुई है। और लेकिन अब तहरीक इंसाफ सीख रही है मैडम शेख, वो उसने ये कौमी असम्बली से निकलना, सूबाई दोनों हुकूमतें ख़त्म करने के बाद बहुत कुछ सीखा है। बल्कि सुना है कि जब जेल में कहीं आमना सामना हुआ परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब का, तो इमरान खान साहब ने कहा कि आप बहुत सारी बातें ठीक कहते थे। तो तहरीक इंसाफ सीख रही है। असम्बली अब उसकी हिकमत अमली ये है कि असम्बलियों में आवाज़ उठाएगी और अदालतों में आवाज़ उठाएगी और सड़कों पर जितने जोगी वो हुई एहतजाज विद इन लिमिट्स रहकर करेगी। अब ये आखिरी चंद बातें कि अली अमीन गंडापुर पे जो कल तक तहरीक इंसाफ का जो कल्चर है उसमें कल तक अली अमीन गंडापुर को वो समझते थे हमारा हरावल दस्ता है, आज तनकीद कर ले, लेकिन अक्सरियत उनके साथ है। वजह ये कि KP मकरूज सूबा है और मरकज़ के अलावा नहीं चल सकता, IG चीफ सेक्रेटरी और फिर इमरान खान से मुलाकात और फिर बेगुनाह मुकदमे, रिहाइयाँ, कैदी, ये सारी एक बड़ा अच्छा फ़ैसला किया अली अमीन गंडापुर ने। मैं तो इससे कह रहा था, शुरू से कह रहा था कि उनको वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बर्दारी में भी आना चाहिए था, सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में भी आना चाहिए था। उनको उन पर बड़ा हैवी मैंडेट है। और हाँ, एक और मैडम शेख आखिरी एक जुमला माज़र चाहता हूँ कि
कि तहरीक इंसाफ के जो हार्ड लाइनर है वो कहते हैं कि एक नोटिस मिला है ना इलेक्शन कमीशन से अली मीन गंडापुर को कि क्यों ना वो JUI कफील निज़ामी का कि आपने जायदाद छुपाई है, तो भागम भागम पहुंच गए हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ सीख रही है और ये एक अच्छा फैसला है। शहजाद, आप कहिएगा, ये जो तहरीक इंसाफ की सियासत की इस वक्त हिकमत अमली आपको नजर आ रही है, नजर भी आ रही है या नहीं? क्या जिस तरह जा रहे हैं इस वक्त मामलात, उससे तहरीक इंसाफ को आगे जाके कोई रिलीफ, कोई फायदा या मजीद नुकसान होगा? एक तो गंडापुर साहब की कल की मुलाकात पे जो तनकीद हो रही है PTI के अंदर से, मेरे ख्याल से तो वो इसकी वजह ये है कि PTI ने खुद जो एक बयानिया बनाया हुआ था हक और बातिल की सियासत का, जब आप उस नहज पे ले जाते हैं बयानिए को तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। दोनों आईनी इदारे हैं, प्राइम मिनिस्टर का भी, चीफ मिनिस्टर KP, कैसे हो सकता है कि PTI या खैबर पख्तूनख्वा बतौर सूबा आइसोलेशन में काम कर रहा हो? ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो मुलाकात थी बिल्कुल होनी चाहिए थी। कोई 250-300 अरब रुपए के वाजिबात हैं वफाक ने जो अदा करने हैं खैबर पख्तूनख्वा को, उस सिलसिले में मेनली ये मुलाकात हुई थी। और इसके अलावा भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स होते हैं, आईनी मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, उसको डिस्कस होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि तहरीक इंसाफ ने अपनी मज़ाहमती सियासत खत्म नहीं की है। मेरे ख्याल से वो माजी से बहुत कुछ सीख के आगे बढ़े हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त उनका एक बहुत बड़ा रिगिंग का क्लेम है, लेकिन उन्होंने माजी की तरह ये नहीं कहा कि हम असेंबलियों में नहीं जाएंगे, हम असेंबलियों से बाहर बैठेंगे। नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओथ लिए, उन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, कानूनी तरीके से अपनी रिजर्व सीट लेने की कोशिश की। तो मेरे ख्याल से किसी भी सियासी जमात के लिए यही तरीका होता है आगे बढ़ने का। हाँ, जहां तक एहतजाज है वो आप असेंबली के अंदर भी कर सकते हैं, आप बाहर भी कर सकते हैं। जो उनके रिगिंग के क्लेम्स हैं उसके बेसिस काफी स्ट्रांग नजर आते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इनफैक्ट मैं सुन रहा था आतिफ खान साहब को और इसके अलावा एक दो रहनुमा जो ये कह रहे हैं कि हम जुडिशल कमीशन बना दें या कम से कम 10 हल्के आप बता दें कौन से खोलने हैं, 10 हल्के हम बता देते हैं, तो कोई मिडिल ग्राउंड तय करते हैं और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी पुरानी जो सियासत थी जिसमें उन्होंने बहुत सारी गलतियां की, इस्तीफे देना, असेंबलियों से बाहर निकलना, उससे वो सीख के आगे बढ़े और सियासी पार्टीज को ऐसे ही ऑपरेट करना चाहिए। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।